नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 16 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि एनालिसिस के दौरान आपका छूट गए थे और आपके एग्ज़ाम के लिए जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सभी शिफ्टों का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से हम लोग। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि जून 2024 को भारत सरकार में संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका किरेन रिजिजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का जो है प्रभार दिया गया है। पिछली जब सरकार थी भाजपा की, तो किरेन रिजिजू जो है खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, पृथ्वी विज्ञान, कानून और न्याय, युवा मामले और खेल जैसे विभागों को स्वतंत्र प्रभार के रूप में संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनमोल खरब बैडमिंटन खिलाड़ी जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हरियाणा होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब हरियाणा के फरीदाबाद से है। उनका जन्म जो है 20 जनवरी 2007 को हुआ था। उन्होंने 2024 बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब जीतकर अपने करियर का पहला वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जो है वो जीता है। और अनमोल ने 85वें वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक भी जीता था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु पब्लिकेशन की ओर से है। इस पुस्तक की बात करेंगे तो ये पुस्तक जो आपका टीयर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है या 2025 में जो होने वाला है उसके लिए जो है काफ़ी है। इसमें आपको जो है 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपका यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के होंगे। इसके अलावा जो है 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि आपका हल क्या हुआ रहेगा, हल भी ऐसा उसका नहीं, व्याख्यात्मक सहित यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको हल किया हुआ मिलेंगे। इसके अलावा जो है 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे 2024 में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं। ये पुस्तक जो है हर हाल में जो है और पुस्तकों से सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप टीयर 1 का परीक्षा 2025 में जो है किसी भी हाल में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपको परचेस करना होगा। ये पुस्तक आप परचेस कहाँ से कर सकते हैं, तो इसका जो लिंक है आपको हम डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग जाइए वहाँ से जो है इसको परचेस कर लीजिएगा। बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि दक्षिण मूर्ति पिल्लई जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मृदगम हो जाएगा। दक्षिणा मूर्ति पिल्लई जो है एक प्रमुख मृदगम और कंजीरा कलाकार थे जो 1875 से 1925 तक कर्नाटक संगीत समारोह में संगीतकारों में से एक थे। अगला है तमिली साई सुंदरराजन 2024 में किस राज्य के राज्यपाल थे। तो इसका राइट आंसर जो है आपका तेलंगाना होगा। तमिली साई सौंदरराजन जो है भारतीय जनता पार्टी या कहे तो बीजेपी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। उन्होंने तेलंगाना की दूसरी राज्यपाल के रूप में जो है कार्य किया है और 18 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2024 तक जो है पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अगला है कि वह प्रक्रिया जिसमें महासागरों और नदियों का पानी वाष्प में बदल जाता है वह क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण राइट आंसर होगा। महासागरों और नदियों के पानी का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को जो है वाष्पीकरण कहते हैं। यह प्राकृतिक जल चक्र का जो है एक प्रमुख घटक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सूर्य की गर्मी से महासागरों और झीलों की सतह पर पानी गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है। पौधों की जड़ों से अवशोषित पानी पत्तियों तक पहुंचता है और वहां से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा हो तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्री राइडर होगा। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करता है तो उसे
फ्री राइडर जो है कहा जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जो सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में आती है। अगला है कि यदि किसी वस्तु की गति स्थिर है और वह एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसका त्वरण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 0 होगा। यदि वस्तु की गति की दिशा ना बदले तो चाल एक समान होने पर उसका वेग भी एक समान होगा तथा वस्तु का त्वरण 0 होगा। लेकिन यदि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु की दिशा एकाएक विपरीत हो जाएगा तो उसका वेग बदल जाएगा और तब वस्तु की गति में त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ये भी कथन आपका गलत है। तो आपसे पूछा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो राइट आंसर ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि जो है मुख्य सचिव का जो चयन है या नियुक्त है वो आपका मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की एक कार्यकारी कार्रवाई है, तो ये राज्य के राज्यपाल के नाम से की जाती है। ठीक है। इसके अलावा किसी राज्य में मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के द्वारा IAS अधिकारियों के बीच चुना जाता है और उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव राज्यों में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, पद है, और राज्य का मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव के पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने वर्ष 1969 में राज्य प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि मुख्य सचिव का न्यूनतम कार्यकाल 3 से 4 साल का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में आयरन की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, तो राइट आंसर जो होगा हेमोक्रोमेटोसिस इसका राइट आंसर होगा। शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की स्थिति को जो है हेमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। इसे लौह अधिभार भी कहा जाता है। यह एक वंशानुगत स्थिति है और इस स्थिति में शरीर में ज़्यादा आयरन जमा हो जाता है, जिससे यकृत रोग और अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्यौहार आमतौर पर 5 दिनों तक चलता है। अगला है कि मौलिक शाह को 2018 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जो है किस नृत्य के लिए मिला था, तो राइट आंसर आपका कथक नृत्य होगा। मौलिक शाह को साल 2018 में कथक नृत्य के लिए जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला था। उन्होंने यह पुरस्कार इसिरा पारिक के साथ मिला था। दोनों ने कथक नृत्य में अपने योगदान के लिए जो है यह पुरस्कार पाया था। अगला है कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका वेग समय ग्राफ एक डैश होगा, तो राइट आंसर आपका सरल रेखा होगा। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण के साथ एक निश्चित दिशा में गति करती है तो गति समय ग्राफ जो है एक सीधी रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अफ़गानिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों का प्रतिशत जो है वह कितना था, तो इसका राइट आंसर जो है 0.44% होगा। ठीक है। 0.44% ही ऑप्शन में शायद आपका दिया गया था, लेकिन डाटा तो ये नहीं कहता है। डाटा कहता है कि कुल 75.57 लोगों ने जो है भारत में प्रवास किया था। ठीक है। अगला है कि कुक्कुट पालन जो है कौन सा उद्योग का हिस्सा है, तो राइट आंसर जो है पोल्ट्री उद्योग हो जाएगा। कुक्कुट पालन पोल्ट्री उद्योग का हिस्सा है। पोल्ट्री उद्योग आर्थिक महत्व के पक्षियों के पालन से जुड़ा उद्योग है और इन पक्षियों को पालन उनके अंडे या मांस के लिए किया जाता है। अगला है उड़ीसा के बरगाह जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है, तो राइट आंसर भगवान कृष्ण होगा। उड़ीसा के बरगाह जिले की धनु यात्रा भगवान कृष्ण को समर्पित है। पश्चिम उड़ीसा के बरगढ़ शहर में यह धनु यात्रा की जाती है। इसे एशिया में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएट्रिकल प्रदर्शन माना जाता है। यह तो दिसंबर जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। ये त्यौहार जो है
स्वतंत्रता और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला है कि विलयन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत का जो है अनुपात क्या होता है। तो राइट आंसर विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान के अनुपात होता है। द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में विलय के द्रव्यमान को बताता है, वही आयतन प्रतिशत विलयन के प्रति 100 मिलीमीटर में विलय की मात्रा को। अगला है कि अमेरिका में खेले जाने वाला सबसे पुराने खेलों में से एक था। तो राइट आंसर आपका लैक्रोस होगा। लैक्रोस अमेरिका में खेले जाने वाले सबसे पुराने खेलों में से एक है। इसे स्टिक बॉल के नाम से जाना जाता है और यह खेल एल्गोक्वियन जनजाति ने खेला था। अगला है कि अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो राइट आंसर टार्टरिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। अंगूर में टार्टरिक अम्ल मौजूद होता है। टार्टरिक अम्ल यानी C4H6O6 की बात करेंगे तो एक कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर में पाया जाता है। इसके अलावा सभी कार्बनिक अम्ल कमजोर अम्ल जैसे कार्बनिक अम्ल, मौलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आदि है और अंगूर में पाए जाने वाले 3 प्राथमिक अम्ल टार्टरिक, मौलिक और सिट्रिक अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो राइट आंसर बंगाली होगा। भारत की जनगणना 1 सदी से भी अधिक समय से लगातार दशकीय जनगणनाओं में एकत्रित प्रकाशित भाषा डेटा का सबसे समृद्ध स्रोत रही है और 2011 की जनगणना के अनुसार भाषाओं की कुल संख्या जो है 121 है। सर्वाधिक हिंदी के पश्चात तो सर्वाधिक जो हिंदी बोला जाता है, इसके बाद बंगाली, फिर मलयालम, फिर तेलुगु, फिर तमिल, फिर आपका बोला जाता है हिंदी। आपका इतना करो। नेक्स्ट है जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना वर्ष, तो इसका राइट आंसर 1985 हो जाएगा। की ओर तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि मनरेगा के तहत जो है कितने दिनों का जो है आपका रोजगार दिया जाता है। तो मनरेगा की जब हम लोग बात करते हैं तो मनरेगा के तहत जो है आपका 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। मनरेगा का जो है आपका फुल फॉर्म ही होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। ये जो आपका रोजगार गारंटी अधिनियम है आपका 2005 में जो है आपका आया था। यह एक आपका श्रम कानून है, सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य जो है काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसे आधिकारिक तौर पर जो है 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को जो है पारित के तहत लॉन्च किया गया था और इस अधिनियम को पहली बार 1991 में PV नरसिम्हा राव के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। मनरेगा एक योजना है जो मनरेगा अधिनियम पर आधारित है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के द्वारा जो है आपका लागू किया जाता है और मनरेगा के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है। मनरेगा का जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम जो है 100 दिनों का जो है गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 44 जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 44 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका UCC यानी कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है आपका संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। भारत के संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता UCC प्रदान करने का जो है प्रयास करेगा। इस प्रयास का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और विविध सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका बात करते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में तो ये जो है आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से 51 तक का जो अनुच्छेद है यह आपका इसी से संबंधित है। इसके अलावा इसका जो प्रावधान है वह आपका आयरलैंड के संविधान से जो है हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इस बात को भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 हो गया, फिर अनुच्छेद 40 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित अनुच्छेद आपका 40 हो गया।
फिर अनुच्छेद 51 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद जो 50 से कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना उससे संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो है वो आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखना, उसका सम्मान करना उससे संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार करके जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक का अनुच्छेद आपका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से ही संबंधित है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 165 जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 165 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपके राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राज्य का महाधिवक्ता इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता से जुड़ी बातें बताई गई हैं। ये अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 6 में शामिल है। ठीक है, जब हम लोग अनुच्छेद 165 को पढ़ते हैं तो उसी के समानांतर जो है अनुच्छेद 76 को भी पढ़ना होगा। जिस प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है उसी प्रकार जो है आपका भारत सरकार, भारत में कहें या केंद्र में कहें तो आपका महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता और महान्यायवादी को दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। बस डिफरेंस क्या क्या है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। महान्यायवादी जो होगा वो आपके भाग 5 में वर्णित है और महाधिवक्ता जो होगा वो आपका भाग 6 में वर्णित है। अनुच्छेद महाधिवक्ता का जो है 165 है और महान्यायवादी का जो है वो आपका सिर्फ आपका 76 है। ठीक है, महाधिवक्ता और महान्यायवादी आखिरकार होता क्या है तो आप इसको आसान भाषा में इस तरह समझिए। जब भी आपके ऊपर जो है केस वगैरह होता होगा तो आप एक वकील रखते होंगे उस केस को लड़ने के लिए। तो उसी प्रकार से समझिए, जब भी अगर किसी राज्य के विषय में लेकर चलें तो मान लीजिए बिहार के ऊपर केस कोई करता है। ठीक है, तो बिहार सरकार का भी कोई वकील होना चाहिए। तो बिहार सरकार का वही वकील है, वही वकील आपका होता है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, वह अब अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अपने अपने राज्यों का देख लीजिएगा कि कौन आपके राज्य के महाधिवक्ता हैं। ठीक है, महान्यायवादी जो है वर्तमान में कौन है। ठीक है, पहले तो आपके साथ GK वेणुगोपाल थे, लेकिन वर्तमान में है कि नहीं है इस बारे में भी हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है पुख्ता। बाकी आप लोग बताइएगा कि भारत के महान्यायवादी कौन है। ठीक है, इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता का कार्यालय भारत के महान्यायवादी के कार्यालय के अनुरूप है, क्योंकि महाधिवक्ता राज्य का मुख्य विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य के कानूनी मामले महाधिवक्ता को भेजे जाते हैं, जबकि संघ या केंद्र सरकार के कानूनी मामले जो है भारत के महान्यायवादी को भेजे जाते हैं। राज्य के महाधिवक्ता के पद से संबंधित कुछ अनुच्छेद और हैं, जैसा कि अनुच्छेद 165 हम लोग देखें। एक आपका अनुच्छेद 177 है जो राज्य विधानमंडल और उसकी कार्यवाही के संबंध में राज्य के महाधिवक्ता के अधिकार से है। इसके अलावा एक अनुच्छेद आपका 194 है जो महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा से जो है आपका संबंधित है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो पूछा गया कि प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की जो है प्रतिपादक थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका भरतनाट्यम होगा। तंजौर बाला सरस्वती इनका पूरा नाम है, को बाला सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। वो एक प्रसिद्ध नर्तंगना थी और उन्होंने भरतनाट्यम को शास्त्रीय नृत्य शैली प्रदान की थी। उन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है तीसरा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1957 में पद्म भूषण और 1977 में जो है पद्म विभूषण अवार्ड जो है दिया गया। 1981 में उन्हें द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई के संगीता कला शिखामणि पुरस्कार से भी जो है आपका सम्मानित जो है किया गया था। उस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कुछ प्रसिद्ध डांस और नर्तक से संबंधित हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो भरतनाट्यम से संबंधित ही जो है आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। इसके अलावा ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अनुल्ले जो है इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम का संबंध आपका तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी जिसका संबंध आपका आंध्र प्रदेश से है। रागिनी देवी जो है इनसे संबंधित है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। कथकली जो कि केरल से है। बी एन मेनन, गुरु कुंचू ग्रुप, गोपीनाथन, कोट्टक्कल शिवरामन, रीता गांगुली इनका संबंध कथकली से है। ओडिसी से इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फ्रेबी, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, सेरोन लोवेन, मारला बारबी इन सभी का संबंध ओडिसी से है। मणिपुर से जो है राजा भागचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना, सुवर्णरंजन, दर्शना झावेरी बहनें, गुरु विपिन सिंह इनका संबंध जो है
मणिपुर से है, कथक से है आपका लेडी लीला सोखी, बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। सतरिया नृत्य से आपको ज़्यादा नहीं, शंकर देव को याद रखना है। मोनिट्टम से जो है बीएन मेनन, कल्याण, कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षमावती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन इत्यादि नामों को जो है आपको याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो पूछा गया कि भारत सरकार की प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपका किस मॉडल पर जो है आपका आधारित थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हेरोड डोमर मॉडल इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है भारत की जो पंचवर्षीय जो योजना है वो आपका 1951 से लेकर 1956 तक जो है चला, और मॉडल की बात करेंगे तो आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा और विद्युत निर्माण के क्षेत्रों में निवेश के स्तर को ऊंचा उठाना, आधार संरचना के विकास दर में वृद्धि करना। 1956 में नेहरू 1956 में जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला, ये आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और इसमें जो है औद्योगिक विकास को जो है उद्योग के विकास पर जो है अत्यधिक बल दिया गया था, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्यक वंश का जो वह कौन सा राजा था जिसने काशी और कौशल दोनों को जीता। तो आपका जो राइट आंसर होगा अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु हर्यक वंश का वो राजा था जिसने काशी और कौशल को जो है जीता था। मगध साम्राज्य का राजा था, उसने अपने पिता बिंबिसार की जो है हत्या करके जो है राज छीन लिया था। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल, काशी जनपदों को जो है अपने राज्यों में मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया था। और हर्यक वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक आपके बिंबिसार थे। उन्होंने 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक जो है आपका शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत में सबसे न्यूनतम जो है आपका परसेंट वाला धर्म कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम परसेंट वाला धर्म की बात करेंगे तो आपका जैन धर्म होगा। भारत में जैन धर्म सबसे कम प्रतिशत वाला धर्म है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी में 0.4 लोग जैन धर्म का जो है पालन करते हैं, और वहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या जो है 0.7% है। भारत में प्रमुख धर्म की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है आपका हिंदू धर्म का लोग पालन करते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जो है 79.8% जो आबादी है हिंदू धर्म का पालन करती है। इस्लाम की बात करते हैं तो भारत की 14.2% आबादी आपका इस्लाम का पालन करती है। ईसाई की बात करेंगे तो 2.3 आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। सिख धर्म की बात करेंगे तो 1.7% आबादी सिख धर्म का पालन करती है। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो 0.7% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, और जैन धर्म की बात करते हैं तो 0.4% लोग जो है आपका जैन धर्म का जो है पालन करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, और क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम पीडीएफ में देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा हर दिन की तरह ही। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ MCQ का ईबुक लेना चाहते हैं, जो कि आपके SSC एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में अदर सभी एग्जामों के लिए जहाँ भी जीके जीएस के पोर्शन से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वहाँ भी आपको ये सहायता प्रदान करेगा। दिसंबर 2024 तक का ये अपडेटेड ईबुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ऐसे तो इसका प्राइस आपका 199 रुपये है, लेकिन अगर आप इसे आज परचेज करते हैं तो मात्र 49 रुपये में जो है आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से जो है किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये PDF देखने को मिलेगा। और अगर आप आज रात 12 बजे तक जो है इस ईबुक को परचेस करते हैं तो इसके साथ जो है GD का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसका भी जो है मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है 300-400 प्रश्नों का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वो भी आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए।